पड़ गया है। तीसरा कारक है मृदा कारक, है ना, सॉइल फैक्टर। तो मृदा कारक में क्या करते हैं कि सॉइल से संबंधित सभी बातों का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। मिट्टी से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, सॉइल फैक्टर में करते हैं ना। अब देखिए सॉइल की इम्पोर्टेंट इकोलॉजी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पौधों के बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों के ग्रोथ के लिए हमें मिट्टी यानी कि सॉइल चाहिए। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी पे ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं। अब अगर हम मिट्टी में देखें तो मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है डेड कर गई होती है, या फिर पौधे की टहनियाँ, पत्ती, फूल, फल, जड़ इत्यादि जब डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, जब उनका अपघटन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाँ, मिट्टी का, यानी कि सॉइल का निर्माण होता है। और इसी सॉइल से पौधे, इस सॉइल से पौधों की जो जड़ें होती हैं जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से ही किसका अवशोषण करती हैं, जल का और खनिज पदार्थों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी में बेसिकली कितने भाग होते हैं, चार। यानी कि मिट्टी का फॉर्मेशन बेसिकली चार कंपोनेंट से होता है। पहला होता है कार्बनिक घटक, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, अकार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, मृदा वायु और मृदा जल। ठीक है, तो अगर हम कार्बनिक घटक की बात करते हैं तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो कुल मिट्टी का मात्र 10% होते हैं। और कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, ह्यूमस। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्लांट और एनिमल की बॉडी जब डिकम्पोज होती है, फल फूल पत्तियां या तने जब डिकम्पोज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है। और कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जबकि अकार्बनिक घटक की बात करते हैं तो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी कुल मात्रा कितनी होती है, लगभग 40%। और जितना भी आप नाम जानते होंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, फेरस इत्यादि, ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी में, सॉइल में पाए जाते हैं। और उनकी कुल मात्रा कितनी होती है, 40% के समथिंग होती है। फिर हम बात करते हैं इसकी मृदा वायु की। तो मृदा वायु कितना होता है, 25% होता है, लगभग 25% मिट्टी के अंदर वायु पाई जाती है ना। और यह वायु पौधों की ग्रोथ के लिए, उनमें रिस्पायरेशन के लिए, या मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसी वायु की सहायता से मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वह नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। पौधों के तने जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं, वो रिस्पायरेशन की क्रिया कर पाती हैं। ये कुल कितना होता है, 25%। अब हम बात करते हैं इसकी मृदा जल, यानी कि मिट्टी के अंदर जो जल पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा जल, सॉइल वाटर कहते हैं। ये कुल मिट्टी का कितना होता है, 25% जवाब। अच्छा, मृदा जल की बात करें तो मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसका मुख्य स्रोत होता है वर्षा। ठीक है, जब बरसात होता है तो यह वर्षा का पानी मिट्टी के अंदर जाता है। अब देखिए ये बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। जब बरसात होगा तो जैसे ही पानी की कुछ बूंदे पृथ्वी की सतह से टकराएंगी तो पृथ्वी की सतह जो की हीट होती है उसके कारण यह जल किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं और मिट्टी के कणों के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। जब टेम्परेचर मिट्टी का समाप्त हो जाता है तो अब जल की कुछ बूंदें मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाती है, सॉइल के पार्टिकल के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं ना। नाउ कुछ जल जो होता है वो सॉइल पार्टिकल के बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में पाया जाता है। दैट वाटर इज नोन एज कैपिलरीज वाटर, कैसी वाटर। अब देखो यार, तीन जल हमने बताया, तीन प्रकार के जलों की बात हमने कर ली। कौन, हाइड्रोस्कोपिक वाटर,
क्रिस्टलाइन वाटर और कैपिलरी वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो मिट्टी के कणों के ऊपर वाष्प के रूप में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। मिट्टी के कणों के अंदर पाया जाता है, कैपिलरी वाटर कहते हैं। और दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पे जो वाटर पाया जाता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर। अब एक तीन वाटर में से हाइड्रोस्कोपिक वाटर और क्रिस्टलाइन वाटर, इसका अवशोषण प्लांट नहीं करते हैं, यानी कि पौधे इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो पौधे जड़ों के माध्यम से किस वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं? तो पौधे जड़ों के माध्यम से कैपिलरीज वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो मिट्टी के कणों के बीच में जल पाया जाता है उस जल का एब्जॉर्प्शन पौधे जड़ों के माध्यम से करते हैं। और कुछ जल जो होता है बरसात का, कुछ जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ों की जड़ों से काफी नीचे चला जाता है, और इस वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर, जिसका भी अवशोषण पौधे नहीं कर पाते, है ना। तो यह जो पूरा है वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉइल की, है ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं।